1988 पंजाब जल रहा था। खालिस्तान की मांग के पीछे खून और गोली का खेल था और भारत के सबसे पवित्र सिख धर्म स्थलों में से एक के अंदर आतंकवादी हथियारों के साथ बैठे थे। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, अमृतसर। इस जगह पर मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब था एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ब्लू स्टार 1984 की यादें अभी बहुत ताज़ा थीं। इस बार सरकार को एक अलग रास्ता चाहिए था। तब एक आदमी ने भेष बदलना चुना। वो कोई फौजी नहीं था, कोई कमांडो नहीं, उसके बदन पर कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, उसके हाथों में हथियार नहीं थे। वो एक रिक्शा पुलर के भेष में कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसा, खालिस्तानी मिलिटेंट्स के बीच रहा, उनकी पोजीशंस देखी, उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया और वो सब कुछ बाहर पहुंचाया जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को डायरेक्शन दे सकता था। फिर एक दिन वो पकड़ा गया और यहाँ उन्होंने वो किया जो कोई ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं लिखता। उन्होंने अपने पकड़ने वालों को यकीन दिला दिया कि वो भारत का आदमी नहीं है, कि वो एक्चुअली पाकिस्तान की ISI का एजेंट है। वो बच गए। इस काम के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला। ये गैलेंट्री अवार्ड पहली बार किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया था। इससे पहले ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल को मिलता था। उस आदमी का नाम अजीत कुमार डोवल। आज वो भारत के 5वें और सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। 2014 से लगातार 3 टर्म्स। उम्र 80 के पार है, लेकिन असर अब भी कम नहीं हुआ। ये कहानी है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जिसने 33 साल अपना चेहरा छुपाकर काम किया और फिर एक दिन भारत की सुरक्षा नीति का सबसे पावरफुल चेहरा बन गया। अजीत कुमार डोवाल का जन्म हुआ 20 जनवरी 1945 को। जगह थी घिरी बानल सिंह गांव, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। ये इंडिया का वो हिस्सा है जहां पहाड़ ज़्यादा बोलते हैं और लोग कम। न कोई मेट्रोपॉलिटन शोहरत, न कोई पॉलिटिकल खानदान, लेकिन फौजी खून ज़रूर था। उनके पिताजी मेजर गुणानंद डोवल इंडियन आर्मी में थे। बंगाल सैपर्स में उन्होंने 36 साल तक सेवा की। इस घर में अनुशासन पहली भाषा थी और सेवा एक संस्कार। डोवल की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से BA और MA दोनों इकोनॉमिक्स में। MA में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। 1968 में उन्होंने UPSC क्लियर किया और इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की। कैडर मिला केरल। पहली पोस्टिंग थी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कोट्टायम में। 1972 में उन्हें दंगाग्रस्त थालासेरी में ट्रांसफर किया गया। वहां कुछ महीने थे। इसी साल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। वो रेगुलर पुलिसिंग छोड़कर इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए। यहाँ से यूनिफॉर्म उतर गई और परछाइयों का सफर शुरू हुआ। IB में डोवाल का पहला बड़ा असाइनमेंट था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली मिजोरम। वो दौर था जब मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह अपने पीक पर था। लालदेंगा की अगुवाई में अलग देश की मान थी। 1972 से 1977 तक 5 साल तक डोवाल ने IB की सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगुवाई की आइजोल में। ये 5 साल मोस्टली अंडरकवर गुजरे। उनका काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, वो लोगों को तोड़ना था, मिलिटेंट्स के अंदर दरारें ढूंढना था और नेगोशिएशंस की जमीन तैयार करना था। डोवाल ने लालदेंगा के 7 कमांडर्स में से 6 को पलट दिया। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। किसी मिलिट्री ऑपरेशन ने नहीं, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की साइकोलॉजिकल मैनूवरिंग ने एक विद्रोह की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इसी ग्राउंड वर्क ने 1976 के एग्रीमेंट की नींव रखी और बाद में 1986 के मिजोरम पीस अकॉर्ड तक पहुंची। 1974 में सिर्फ 6 साल की सर्विस के बाद उन्हें पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया गया। ये अवार्ड उन्हें इंदिरा गांधी ने दिया। डोवाल ने उस दौर में सिक्किम के भारत में विलय में भी भूमिका निभाई। 1975 का सिक्किम मर्जर, जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और लिएजॉन का काम था। 1983 में डोवाल को इस्लामाबाद भेजा गया, इंडियन हाई कमीशन में। ऑफिशियली वो कमर्शियल सेक्शन के हेड थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। 7 साल तक डोवाल ने पाकिस्तान के अंदर अंडरकवर काम किया। ये कोई 1-2 हफ्तों का मिशन नहीं था, ये एक लंबी, थकाऊ और खतरनाक जिंदगी थी। डोवाल ने मॉस्क्स में जाकर नमाज पढ़ी, लोगों से दोस्ती की, जानकारी जुटाई। फिट होने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई। उनके कानों में छेद थे जो हिंदू पहचान का निशान बन सकते थे। वो निशान मिटाने थे। डोवल ने भिखारी के भेष में पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के बार्बर शॉप से बाल कलेक्ट किए। उन बालों को टेस्ट किया गया और वो यूरेनियम के लिए पॉजिटिव निकले। ये जानकारी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक्सपोजर में मददगार साबित हुई। इसके अलावा डोवल ने पाकिस्तान आने वाले सिख श्रद्धालुओं पर भी नज़र रखी, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें अलगाववादी प्रोपेगेंडा का टारगेट बनाया जा रहा था। उन्होंने उर्दू रवानी से बोली। उनका पाकिस्तानी माहौल में घुलना मिलना इतना परफेक्ट था कि एक बार लाहौर में जब किसी ने उन्हें टोका, तुम हिंदू, तब भी वो उस सिचुएशन से बाहर आ गए। 7 साल बाद जब वो वापस आए तो वो सिर्फ एक IB ऑफिसर नहीं थे, वो पाकिस्तान को अंदर से समझने वाले भारत के सबसे एक्सपीरियंस्ड लोगों में से एक बन चुके थे। 1988 पंजाब आग में था। खालिस्तान की मांग खून से लाल थी और गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर से खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने जगह बना ली थी। हथियार थे, आदमी थे और एक स्टैंड ऑफ था। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार
अभी याददाश्त में ताज़ा था। उस बार फौजी ऑपरेशन ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था और एक पूरी कम्युनिटी को हर्ट किया था। इस बार गवर्नमेंट को अलग तरीका चाहिए। डोवल ने रिक्शा पुलर का भेष धारण किया। उस वक्त वो आईबी में जॉइंट डायरेक्टर थे। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर गए, मिलिटेंट्स के बीच रहे, उनकी पोजीशंस नोट की, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया। फिर एक दिन वो पकड़े गए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान टूट जाता, लेकिन डोवल ने अपने इंटेरोगेटर्स को यकीन दिला दिया कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करते हैं। उर्दू की फ्लुएंसी, पाकिस्तान में बिताए सालों का तजुर्बा और प्रेशर में शांत रहने की सलाहियत ने इस झूठ को बिलीवेबल बना दिया। उनकी इंटेलिजेंस ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वो एज दी जिसने ऑपरेशन को टारगेटेड और सक्सेसफुल बनाया। 1989 में अजित डोवल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीर सम्मान है और डोवल इसे पाने वाले पहले पुलिस ऑफिसर थे। उनकी ऑफिशियल साइटेशन में लिखा है, श्री डोवल ने अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह किए बिना खतरनाक आतंकवादियों के खिलाफ योजनाएं बनाई और उन्हें अंजाम दिया। कई बार उनके ठिकाने का पता नहीं होता था, जिससे चिंता होती थी कि कहीं वो पकड़े तो नहीं गए या टॉर्चर तो नहीं हो रहा। ये सिर्फ साइटेशन नहीं, ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जिंदगी का सच है। गोल्डन टेम्पल के बाद डोवल पंजाब में लगभग एक दशक तक एक्टिव रहे। 1991 में उन्होंने एक रोमेनियन डिप्लोमेट को 4 सिख मिलिटेंट ग्रुप से छुड़वाया, जिसमें भिंद्रवाले टाइगर फोर्स भी शामिल थी। फिर कश्मीर। 1990 के दशक में उन्होंने मिलिटेंट कुका पराय को पलटा और कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की। लेकिन उनके करियर का एक और रिमार्केबल चैप्टर था, वो थी हाईजैकिंग नेगोशिएशंस। 1971 से 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस के कुल 15 हाईजैकिंग इंसिडेंट्स हुए। डोवल किसी न किसी रूप में हर एक से जुड़े थे। सबसे मुश्किल टेस्ट आया दिसंबर 1999 में। IC 814 दिल्ली से काठमांडू जा रही इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट को हाईजैक करके कंदहार ले जाया गया। ये पहली बार थी जब डोवल मीडिया की नज़र में आए और ये वो एपिसोड था जिसे डोवल खुद डिप्लोमेटिक फेलियर कहते हैं। आतंकवादियों की डिमांड पर 3 खतरनाक लोगों को रिहा करना पड़ा, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था। वही मसूद अजहर जिसने बाद में जैश ए मोहम्मद बनाया। इस एक्सपीरियंस ने डोवल के अंदर एक बात पक्की कर दी, भारत को रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना चाहिए। डोवल सिर्फ फील्ड ऑफिसर नहीं रहे, वो धीरे धीरे सिस्टम्स डिजाइन करने लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर उन्होंने ऑपरेशंस विंग की अगुवाई की। 1 दशक से ज्यादा तक उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस की नींव रखी। पहला था मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC, दूसरा था जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस JTFI। 2004 में डोवल IB के डायरेक्टर बने, PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जुलाई 2004 से जनवरी 2005 तक। जनवरी 2005 में वो रिटायर हुए, 33 साल से ज्यादा की इंटेलिजेंस करियर के बाद। लेकिन डोवल वो लोग नहीं थे जो रिटायरमेंट के बाद चुप बैठ जाएं। 2005 के बाद डोवल ने एक नए अवतार में काम शुरू किया। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स लिखे, थिंक टैंक्स में लेक्चर्स दिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज IDSA, फिक्की जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बोले। 2005 में रिटायरमेंट के कुछ ही महीनों बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें ब्रीफली डिटेन कर लिया। वो छोटा राजन के 2 साथियों के साथ थे। असली वजह यह थी कि डोवल एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे थे, दाऊद इब्राहिम को दुबई में खत्म करने का प्लान। 2009 में वो विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर बने। ये एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक था जो नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस था। फिर आया फरवरी 2014, 10वीं नानी पलखेवाला मेमोरियल लेक्चर। यहाँ डोवाल ने वो फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया जो बाद में डोवाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना गया। उन्होंने कहा, भारत की 3 पोस्टर्स हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंस और ऑफेंसिव। भारत अब तक पहले लेवल पर था, अब वक्त आ गया है दूसरे लेवल पर जाने का। टू डिफेंड आवरसेल्व्स वी गो टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑफेंस इज कमिंग। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से एक मुंबई जैसा हमला करे तो पाकिस्तान टूट सकता है, बलोचिस्तान खो सकता है। अगस्त 2015 में ललित दोषी मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा, इंडिया हैज अ माइंडसेट वेयर इट पंचेस बिलो इट्स वेट, वी हैव टू इंक्रीज आवर वेट एंड पंच प्रोपोर्शनेटली। 30 मई 2014 नरेंद्र मोदी के PM बनने के तुरंत बाद अजीत डोभाल को भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया। NSA का पोस्ट सिर्फ एडवाइजर का नहीं है, ये वो जगह है जहां इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री प्लानिंग, फॉरेन पॉलिसी, बॉर्डर क्राइसिस और PM का पर्सनल ट्रस्ट सब एक जगह मिलते हैं। और उन्होंने तुरंत रिजल्ट्स दिखाए। जून 2014 आईसिस ने इराक का मोसुल कैप्चर किया। टिकरित के एक हॉस्पिटल में 46 इंडियन नर्सेस फंस गईं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक डोवाल खुद 25 जून को इराक गए और 5 जुलाई तक सभी नर्सेज सेफली कोची पहुंच गईं। 2015 में म्यांमार बॉर्डर पर NSCN के सेपरेटिस्ट्स के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुआ। डोवाल ने आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग के साथ ये प्लान किया था। फिर वो मोमेंट आया जिसने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। सितंबर 2016 उरी अटैक। इंडियन आर्मी के 19 जवान मारे गए। पूरे देश में सवाल उठा, जवाब क्या होगा? और जवाब आया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक्स की। डोवाल का
नाम इस ऑपरेशन के की आर्किटेक्ट्स में सामने आया। डिफेंसिव ऑफेंस, जो 2014 में लेक्चर हॉल का कॉन्सेप्ट था, 2016 में बैटलफील्ड की रियलिटी बन गई। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ आया। चाइना ने भूटान की टेरिटरी में रोड बनाना शुरू कर दिया। भारत ने फोर्सेस भेजकर उसे रोका। 73 दिन तक तनाव रहा। डोवाल ने एस जयशंकर और विजय गोखले के साथ डिप्लोमेटिक चैनल से यह रिजॉल्व करवाया। 2018 में डोवाल को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की डिसीजन मेकिंग का न्यूक्लियस है। वो पहले से डिफेंस प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन थे और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड भी। 2019 में उन्हें दोबारा एनएसए रीअपॉइंट किया गया, इस बार कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के साथ। ये पहली बार था कि किसी एनएसए को इतना ऊंचा ऑफिशियल दर्जा मिला। इसी साल पुलवामा अटैक हुआ। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। जवाब आया 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 7 लोग इस मिशन के बारे में जानते थे। पीएम मोदी, 3 फोर्सेस के चीफ्स और उनमें से एक डोवाल थे। कैप्चर्ड पायलट अभिनंदन वर्धमान की वापसी के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में भी उनका हाथ था। इसी साल आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ। जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया। फरवरी 2020 में जब दिल्ली में दंगे भड़के, डोवाल खुद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गलियों में गए, लोगों से मिले, भरोसा दिलाया। सितंबर 2020 में एससीओ की वर्चुअल मीटिंग में जब पाकिस्तान ने एक झूठा मैप प्रोजेक्ट किया जो भारत के हिस्सों को एक्सक्लूड करता था, डोवाल उस मीटिंग से वॉकआउट कर गए। 13 जून 2024 को डोवाल को तीसरी बार एनएसए नियुक्त किया गया। ये आज तक का सबसे लंबा एनएसए टेन्योर है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच फिर तनाव बढ़ा। डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट की। प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स जो आतंकवादी कैंप्स के खिलाफ थी। इंडियन ऑफिशियल्स ने इसे मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी बताया। इसके बाद जून 2025 में डोवाल ने बीजिंग में चाइना के वांग यी से मुलाकात की। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव उनका एक और इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहा। मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग। उन्होंने कहा, ओशन इज द इंजन दैट प्रोपल्स इकोनॉमीज। 2025 में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा, टेररिज्म इन दिस कंट्री हैज बीन इफेक्टिवली काउंटर्ड। और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का थिएटर बताया। 4th जनरेशन वॉरफेयर उनकी थिंकिंग का एक और इंपॉर्टेंट पिलर है। 2014 की आईपीएस पासिंग आउट परेड में उन्होंने कहा, यू आर नाउ इन द फेज ऑफ 4th जनरेशन वॉर। सिविल सोसाइटी इज बोथ द बैटल ग्राउंड एंड द पीपल यू हैव टू प्रोटेक्ट। न्यूक्लियर डिटरेंस पर भी उन्होंने भारत की पोजीशन को शिफ्ट किया। 2014 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, भारत का स्टांस अब क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस से बदलकर क्रेडिबल डिटरेंस हो गया है। जनवरी 2026 में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में उन्होंने युवाओं से कहा, लेट अस इवेंज आवर हिस्ट्री। ये बात प्रोएक्टिव नेशन बिल्डिंग के संदर्भ में थी। अजीत डोभाल को मीडिया अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है। ये टाइटल कैची है, लेकिन ये कंपैरिजन उनकी रियलिटी को सिंप्लीफाई कर देता है। जेम्स बॉन्ड की दुनिया में गैजेट्स हैं, ग्लैमर है और फास्ट हीरोइज्म। डोभाल की दुनिया में सन्नाटा है, सीक्रेसी है और डेकेड्स का प्रेशर। रियल इंटेलिजेंस वर्क में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, कोई ड्रामेटिक चेस सीन नहीं होता, बस लंबी चुप्पी होती है और एक डिसीजन जिस पर बहुत कुछ टिका होता है। डोभाल खुद फोन या इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं करते। जनवरी 2026 में उन्होंने बताया कि वो काम के लिए इंटरनेट नहीं यूज करते, फोन सिर्फ फैमिली के लिए है। सोशल मीडिया अकाउंट उनका कोई नहीं है। शेखर गुप्ता ने द प्रिंट में लिखा, सम मिथ, सम रियलिटी एंड मच फोकलोर। ये डोभाल की पब्लिक इमेज का शायद सबसे ऑनेस्ट समरी है। उनकी कहानी में कुछ वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, कुछ नैरेटिव हैं और बहुत कुछ क्लासिफाइड फाइल्स में बंद है, जो शायद कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन जो सामने है वो काफी है ये समझने के लिए कि भारत के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेट्स में अजीत डोभाल एक एक्सेप्शनल और रेयर फिगर है। वो एक स्टाइलिश फिक्शनल स्पाई नहीं है, वो पावर, इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी की असली मशीनरी का हिस्सा है। अजीत डोभाल की कहानी किसी एक ऑपरेशन में बंद नहीं होती। ये कहानी मिजोरम के जंगलों से शुरू होती है, पाकिस्तान की गलियों से गुजरती है, गोल्डन टेम्पल के अंदर से निकलती है और एनएसए के ऑफिस तक पहुंचती है। इसमें एक पहाड़ी गांव का लड़का है, एक आईपीएस ऑफिसर है जो यूनिफॉर्म छोड़ देता है, एक अंडरकवर ऑपरेटिव है जो सालों तक अपनी पहचान छुपाता है, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर है जो मैक और जेटीएफआई बनाता है, एक डॉक्ट्रिन का आर्किटेक्ट है जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का फ्रेमवर्क देता है और एक 80 साल का आदमी है जिस पर आज भी देश की सबसे ऊंची लीडरशिप भरोसा करती है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई एक मिशन नहीं, बल्कि वो कंसिस्टेंसी है जिसके साथ उन्होंने 33 साल फील्ड में काम किया और फिर अगले 10 से ज्यादा साल भारत की सिक्योरिटी थिंकिंग को शेप किया। न कोई पब्लिक करिश्मा बिल्ड किया, न खुद को इलेक्टोरल लैंग्वेज में ढाला। उनकी ताकत हमेशा डिस्टेंस, कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन से आई। वो दिखते कम हैं, लेकिन उनके आसपास डिसीजंस बदलते हैं। वो परछाइयों में रहते हैं और वहीं से भारत की सुरक्षा का खेल बदलते हैं। नहीं तो ये था आज का ऑपरेशन। फाइल्स बंद हो चुकी हैं पर सवाल अभी भी खुले हैं। इंटेलिजेंस की इस दुनिया में कभी कुछ खत्म नहीं होता। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई और आप भी मेरे साथ इन राजों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो दी ओपन सोर्स स्पाई को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगला मिशन कभी भी शुरू हो सकता है।